नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम केवीएस और एनवीएस का जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसके आंसर की अभी देखेंगे और इस आंसर की को पूरी तरीके से प्रामाणिक बनाया गया है। आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न कोई डिलीट हो जाए तो आप बात अलग है। कुछ वैसे तो मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न का उत्तर बदलेगा नहीं जो हमने बताया वो, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बदलेगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न वो डिलीट ही होगा और कोई संभावना नहीं है। वैसे सारे प्रश्न के उत्तर किताबों में मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से प्रामाणिक पुस्तकों से प्रश्न बनाए हुए हैं, तो कोई प्रश्न डिलीट होने की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसकी उत्तर की देखते हैं। और ये जो हमारा चैनल है वो यूजीसी नेट जेआरएफ और हिंदी साहित्य के जितने भी परीक्षाएं होती है उनके लिए समर्पित मंच है। तो अगर आप केवीएस एनवीएस के अलावा अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षाएं या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा या स्टेट पीसीएस में जितने भी पेपर होते हैं, चाहे स्कूल लेक्चरर के हो या टीजीटी पीजीटी के पेपर हो या वरिष्ठ अध्यापक के, उन सब के लिए इस मंच को आप उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी निश्चित ही अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसी के होंगे, तो ये मंच आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। शुरू करते हैं आंसर की बिना समय गवाए। आधे घंटे में पूरी आंसर की करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो और आप जल्दी से आंसर की देख सकें, क्योंकि आज आपकी वही इच्छा है कि कैसे करके अच्छे अच्छे उत्तर मिल जाएं। जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है अर्थात जिसमें एक वाक्य या एक पंक्ति में उत्तर लिखना है, उन सबको मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका समय खराब नहीं हो और जल्दी से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, लंबाई शब्द में कौन सी संज्ञा? पहला प्रश्न यह है, तो कौन सी संज्ञा लंबाई शब्द में भाववाचक संज्ञा है? कौन सी? भाववाचक। अगला प्रश्न है, घर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ग्रामर के जितने भी प्रश्न है व्याकरण के, ठीक है, तो कई बार क्या होता है भाषा बदल जाने की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो प्रामाणिक पुस्तक से लिखा गया है। और अगर आप व्याकरण की कोई एक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी क्लिष्ट है, पढ़ने में थोड़ी उलझाऊ लगती है, तो वह पुस्तक है जो कामता प्रसाद गुरु है उनकी पुस्तक हिंदी व्याकरण, उसको पढ़ना चाहिए। वहीं से अधिकतर प्रश्न हिंदी व्याकरण के उठाए गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हो गया? घर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घर शब्द में है जातिवाचक संज्ञा। महामंडल में कौन सी संज्ञा है? महामंडल, जिस प्रकार से सभा क्या होता है, किसको सूचित करता है? कोई सभा होती है, वो जातिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। इसी प्रकार से महामंडल भी जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने से बनने वाले शब्द मिलाने वाले शब्द कहलाते हैं। मिलाने वाले शब्द पूछा है यहाँ पर। देखिए, आप अगर आंसर की देखेंगे तो मैं इस बात का तो कह ही सकता हूं आपको कि यहाँ जो उत्तर बताए हैं वो जो अन्य प्रचलित जितने भी यूट्यूब चैनल है वहाँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग मिलेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ आपको भरोसा दिलाने के लिए कि यहाँ वाले उत्तर अधिक सही है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसके ऊपर भरोसा करें, लेकिन यहाँ वाले उत्तर पूरी तरीके से सही है और प्रामाणिक है। तो दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द कहलाते हैं। अगर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वो उत्तर होगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। अगर आपने योजक शब्द लिखा है तो भी हो सकता है आपको कुछ अंक दे दे, लेकिन अधिक सही यही है। पूरे के पूरे अंक इसी में से मिलेंगे, योजक शब्द से ना मिले, लेकिन इसमें मिलेंगे समुच्चय बोधक अव्यय से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहां से। अब है शब्द कौन सी भाषा के? ये प्रश्न अगला। देखिए, ये प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें चार चार दिए हुए हैं, चार चार प्रश्न। एक प्रश्न में चार प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न क्या है? एक एक नंबर का हो गया। अर्थात ये जो मूल प्रश्न है वो चार चार अंक के, 10 प्रश्न है टोटल, 10 में 40 प्रश्न है 40 नंबर के, और फिर 60 प्रश्न अलग से आएंगे। अर्थात कुल पेपर है वो कितने अंक का है? 100 अंक का है। ठीक है, तो चश्मा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो किसका है? फारसी का है। बिल्कुल सही है, आप उत्तर मान सकते हैं फारसी का। औरत शब्द अरबी का है। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड ना हो? क्या कहते हैं? वर्ण। चाहे किसी ने कुछ और बताया हो, लेकिन आप अगर वर्ण आपका उत्तर सही नहीं माने, केवीएस जो बोर्ड है वो उसको, तो आप मेरे पास में आ जाना, मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। कामता प्रसाद गुरु की जो पुस्तक है उसमें यही लिखा हुआ है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड ना हो? वर्ण कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले। विधान अर्थात किसी वस्तु के संदर्भ में विधान करने की जो क्रिया करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। विधान करने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? इस स्थिति में क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण। ठीक है, दो प्रश्न देख लिया आपने। तत्सम शब्द आज्ञा का तद्भव रूप क्या होगा? तो आज्ञा का तद्भव रूप होगा आन। क्या होगा? आन। यही उत्तर सही है। राजा का क्या होगा? राय। वत्स का क्या होगा? बच्चा। और तत्सम शब्द कर्ण का तद्भव रूप क्या होगा? कान। ये आपको याद रखना, ये चारों के चारों सही है। इसके अलावा आपने कुछ भी लिखा है तो वो गलत है। ठीक,
आज रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? कितने प्रकरणों में बांटा है? तो 4 प्रकरणों में बांटा है। 4 के नाम नहीं लिखते आप तो भी आपका उत्तर सही है, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। केवल इसने पूछा कितने में, तो कितने का अर्थ यही होता है 4 प्रकरणों में, संख्या पूछ रहा है ये, ठीक है। तो 4 प्रकरणों में बांटा है, यही इसका उत्तर होगा। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। आप इस पेपर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि टीजीटी और पीजीटी के जो ईएमआरएस के पेपर हुए थे वैसा ही पेपर, इसमें से 10 से ज़्यादा प्रश्न या 15 प्रश्न लगभग रिपीट हो चुके हैं। और आप देखेंगे जो पीजीटी का पेपर होगा उस पेपर में भी यहाँ से प्रश्न या ईएमआरएस वाले प्रश्नों से 10-12 प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। ये प्रश्न सीधा का सीधा इसी प्रकार की शब्दावली में आया हुआ है आचार्य मम्मट का। और मैं तो इस बात का भी दावा कर सकता हूँ कि दोनों ही पेपर बनाने वाला एक ही व्यक्ति था, ठीक है। और कैसे था वो भी आपको कारण पता चल जाएगा अगर पूरे प्रश्न देखेंगे तो। विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? बस पिछली बार उसने गलती कर दी थी, महंगे लिख दिया था यहाँ पर शब्द, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर के काव्य के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो साखी शब्द का अर्थ तो क्या है? साक्ष्य है। और अगर इसको एक पंक्ति में उत्तर देना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये जो बात लिखी हुई है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, वहां से ली गई है। वे वाक्य जो गुरु के उपदेशों का प्रत्यक्ष रूप हो वे क्या कहलाते हैं? साखी कहलाते हैं। अगर आपने यह उत्तर लिखा है तो आपका जो अंक है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ध्वनि नामक काव्य तत्व के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? आचार्य आनंदवर्धन को। किसको? आचार्य आनंदवर्धन को। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, क्या कहलाता है? अब ये स्पष्ट नहीं है इसका क्या कहलाता है कि इसका उत्तर हम ढूंढ लें, लेकिन मुझे से लगता है क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? रस सूत्र की बात कर रहा है। अगर आपने रस सूत्र लिखा है इसमें कि क्या कहलाता है, रस सूत्र कहलाता है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। वासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके? केशवदास। ठीक है। तुलसीदास निराला की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है, किस विद्वान का मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक भी प्रश्न गलत नहीं है, पूरा भरोसा कर सकते हैं आप, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पूरी तरीके से अपना निर्मम एनालिसिस करना है। कहीं से भी संभावना नजर आए कि किसी और दूसरे टीचर ने अलग उत्तर बताया है तो वहां से प्लस मत कर लेना अगर आपका सही हो रहा तो। जो यहाँ से आपके अंक बन रहे हैं वो आप कमेंट करके बताना, फिर देखते हैं किसके कितने बन रहे हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक। वस्तुओं के संबंध में विधान करने वाले शब्द कहलाते हैं। वस्तुओं के संबंध में विधान करने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। विधान के संबंधों की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। पिछला प्रश्न था। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द कहलाते हैं, केवल मनोविकार सूचित करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आपने ये लिखा है तो आपको पूरा अंक मिलेगा। विस्मयादि बोधक अव्यय। रूपांतर के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं शब्द के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। शब्द के 2 भेद होते हैं रूपांतर के आधार पर, विकारी और अविकारी। सिपाही चोर को पकड़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। मूल धातु क्या कहलाती है? वे जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो मूल धातु कहलाती है। वे जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो मूल धातु कहलाती है। आप पूछेंगे ये क्या, किस प्रकार की परिभाषा लिखी है? तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में यही परिभाषा लिखी गई है और यही आपको पूरे अंक देगी। इसके अलावा जो भी होगी वो अंक नहीं देगी आपको, और कुछ कटौती कर सकती है। कुछ कटौती करे या ना करे वो अलग बात एग्जामिनर की, लेकिन ये अगर आपने लिखा है तो आपका अंक नहीं कटेगा, ये कन्फर्म है। व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। व्युत्पत्ति के अनुसार कितने होते हैं धातुओं के भेद? 2, मूल धातु और यौगिक धातु। पुष्पांजलि नामक काव्य संग्रह के रचयिता है कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, धातु के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? धातु के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक, ठीक। कीर्तिलता नामक रचना के रचयिता है विद्यापति। चंपा जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो किसकी है? आकाशदीप की
पात्र है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। किसी ने तो कहा है कि ब्रह्म राक्षस खुद, श्रीकांत वर्मा ने कहा है ब्रह्म राक्षस खुद मुक्तिबोध का प्रतीक है, मुक्तिबोध के अंतर्मन का प्रतीक है, जहां वो आत्मसंघर्ष में एक और शिष्य उसका वो भी स्वयं मुक्तिबोध है और ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा मत ये भी है कि अगर हम देखें उसको कविता को पूरे होलिस्टिक वे में पूर्णता में बोध करें उसका, तो ये होता है अतृप्त ज्ञानवान लेकिन निष्क्रिय बुद्धिजीवी अथवा आत्मसंघर्ष में फंसा आधुनिक मनुष्य, उसका प्रतीक है। दूसरा हो सकता है मुक्तिबोध भी स्वयं इसके प्रतीक हैं। ये उत्तर लिखा है आपने, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही। प्रस्तुत मत किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का मत है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त को परिभाषित करने वाले विचारक का क्या नाम है? तो लॉन्जाइनस या लॉन्गिनुस, जो भी, क्योंकि हिंदी के अंदर थोड़े नाम बदल जाते हैं। लॉन्जाइनस या लॉन्गिनुस अगर आपने लिखा है तो आपका सही है। काव्य मीमांसा नामक काव्य शास्त्र की पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? काव्य मीमांसा किसकी थी? राजशेखर की थी। ये आविर्भाव नहीं है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया टाइप, आविभवी है। आविभवी, अच्छा, विभवी का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य संपन्न, ठीक है, अमीर व्यक्ति होता है विभवी का। आ से क्या होता है? आ उस चीज को बढ़ाने वाला ही होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या? वैसे तो कहीं पुस्तकों में मिलता नहीं है इसका अर्थ, लेकिन मैंने जो इसका अर्थ किया वो है विपन्न, जिसके पास में कोई धन नहीं है, ऐश्वर्यहीन या विपन्न, ये अर्थ लिखा है। यहाँ थोड़ा सा ये अभी तक जितने भी प्रश्न देखे उनमें से थोड़ा सा डाउटफुल है। वैसे तो ये सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट आप रख सकते हैं। अगर आपने इसके आसपास नहीं लिखा उत्तर तो कुछ और हो सकता है, ठीक। तो एक प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने घर आकर भोजन किया वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह घर आया और उसने भोजन किया, ये हो गया इसका संयुक्त वाक्य। मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है, या जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना, ठीक है, ये हो जाएंगे। काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार के लेखक का क्या नाम है? आचार्य भामह। भाम हा मत कर देना, भाम है इसका नाम, ठीक है। अगर भामा कर दिया तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण नंबर कट जाएंगे। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? अगर आपने 3 भेद होते हैं यह लिखा तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आपने अभिधा लक्षणा व्यंजना लिख दिया तो भी पूरे ही अंक मिलेंगे, ठीक है। देखिए 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अब आप देखना इस 10 प्रश्न में से आपके कितने सही है। कमेंट करके जरूर बताना कि पूरे जो 10 प्रश्न में से 10 का अर्थात 40 में से आपके कितने अंक बन रहे हैं। और फिर आगे 60 प्रश्न है, उनमें से भी देखना कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। कमेंट करके बताना, फिर देखते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। बिना अंक बताए तो क्या बताएंगे कट ऑफ का, ठीक है। फिर से सूचना दे देता हूं कि अगर आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ या किसी भी स्टेट के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का कोई भी एग्जाम जो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का हो, तो हमारे इस मंच का आप उपयोग कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको चाहिए क्लासेस तो, ठीक। ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के इतने विविध पक्ष इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अपने आगे प्रत्यक्ष कर सकना और फिर उसे शब्दबद्ध कर सकना अपने आप में एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है। अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास के बारे में प्रस्तुत मत देने वाले आलोचक हैं। 4 विकल्प है: नंद दुलारे वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, नामवर सिंह और रमेश चंद्र शाह। ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है क्योंकि रमेश चंद्र शाह ने अज्ञेय के संबंध में बहुत बड़ा काम किया है, उनके ऊपर अनेक शोध किए, ग्रंथ लिखे हैं, तो अधिक, और नदी के द्वीप पर भी स्पेशली उन्होंने रिसर्च की है। लेकिन ये वाक्य मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमेश चंद्र शाह के द्वारा कहा गया ये वाक्य है। फिर भी आप इसको थोड़ा सा डाउटफुल मान सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा 2-5%, ठीक है। गोरा और भुवन अज्ञेय की किस रचना के पात्र हैं? तो वो नदी के द्वीप रचना के पात्र हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था मार्च 1956 में। मार्च 1956 में, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। मार्च 1956 हो गया इसका। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता है। रात ही हमने इस नाटक को पूरा किया था और ये नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। शंकर शेष का नाटक है, 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। अपने अपने रास्ते संस्मरण के रचयिता है रामदरस मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, यशपाल और गिरिराज किशोर। इसके कौन रचनाकार? रामदरस मिश्र इसका उत्तर है।
हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम और, विहंग रव बनकर मैं चित्चोर, गहार आता गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहां भी शोक। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां हैं? ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। जब वो सुमित्रा नंदन पंत का उल्लेख करते हैं तो वहां पर ये पंक्तियां वो देते हैं। तो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता संकलन नहीं है। परिमल, अनामिका, अर्चना और अलका, तीन जो पहले वाले हैं इनका कविता संकलन है, लेकिन अलका इनका कविता संकलन नहीं है। अलका क्या है? इनका उपन्यास है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही, लेकिन है क्या? उपन्यास। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का काव्य संकलन नहीं है। महादेवी वर्मा का निहार, रश्मि, दीपशिखा तीनों है, लेकिन आराधना इनका काव्य संकलन नहीं है। अगेय का काव्य संकलन नहीं है। चिंता, इत्तिलम, लोग भूल गए हैं और सागर मुद्रा, लोग भूल गए हैं, इनका नहीं है। ये किसका है? रघुवीर सहाय का है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रेणुका, दिल्ली, अर्चना और रश्मि रथी, तो कौन सी नहीं है इनकी? अर्चना। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? ए, बी और सी, तो कन्नौजी नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, कन्नौजी नहीं है। भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को और 14 सितंबर 1947 को। कब किया था? 14 सितंबर 1949 को किया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया? 10वीं, 9वीं, 8वीं और 7वीं, कौन सी में है? 8वीं में। निम्नलिखित में से दुखांतक का अंग नहीं है। विचार, पद योजना, कथानक और भाषा शैली, क्या नहीं है? पद योजना इसमें दुखांतक का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कहानी का मुख्य तत्व नहीं है। संवाद, चरित्र चित्रण, परिवेश और दृश्य। दृश्य किसका है? दृश्य नाटक का विधा अंग है, कहानी का मुख्य तत्व नहीं है दृश्य। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ, नीलकमल, चौराहा और पुस्तकालय। क्या इसका अर्थ होगा बहुब्रीहि समाज में? नीलकंठ इसका उत्तर हो जाएगा। शब्द और संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत युग्म है, अर्थात असंगत अर्थात गलत युग्म कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा पहला ही। आपके यहां होना क्या चाहिए था? मत धन ऐक्य, तो यह असंगत हो जाएगा। बाकी सब क्या है? रवि और इंद्र, प्रति और उपकार, सु और आगत स्वागत, ये हो जाएंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। काव्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो चारू चंद्र की तो चे और चे अर्थात अनुप्रास अलंकार यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों और मुहावरों के अर्थ में असंगत युग्म है। गंगा नहाना, भारी आपत्ति का आना, अच्छा यही हो गया। कलेजा ठंडा नो, बाकी सब तो सही है, यही गलत है। सीता गीता से अधिक परिश्रमी वाक्य में रेखांकित अंश है, तो यहां गीता से अधिक इसके नीचे रेखांकन रेखा लगी हुई थी। ठीक है, तो संज्ञा पदबद्ध, विशेषण पदबद्ध, क्रिया विशेषण पदबद्ध और क्रिया पदबंध। क्या उत्तर होगा इसका? विशेषण पदबंध। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण की बात की जा रही है तो विशेषण पदबंध होगा यहां पर। ठीक, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया, लगता नहीं है दिल मेरा, बूंद बावड़ी और कस्तूरी कुंडल बसे। उत्तर हो जाएगा कस्तूरी कुंडल बसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1950, 52, 54 और 55। कब हुआ था प्रकाशन इसका? 52। अगर मेरी 7-8 क्लास भी पिछली देखेंगे ना आप, तो 20 प्रश्न आपके वैसे ही सही हो जाएंगे। जो मैंने बात की अगर वही सुनेंगे तो भी, जो 7-8 क्लास लेटेस्ट है वो देखेंगे तो भी। साहित्य की समस्याएं पुस्तक के लेखक है नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और शिव कुमार शर्मा। साहित्य की समस्याएं, क्या उत्तर हो जाएगा? शिवदान सिंह चौहान इसके उत्तर हैं।
निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, अगेय, प्रभाकर माचवे और नरेंद्र सक्सेना। तो उत्तर क्या है इसका? नरेंद्र सक्सेना। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार है? केशवदास, हरिदास, नरोत्तम दास और नंददास। उत्तर है केशवदास। फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो क्या अनुक्रम हो जाएगा इनका? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और एक श्रावणी दोपहर की धूप। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और एक श्रावणी दोपहर की धूप। दंत्य वर्ग का वर्ण नहीं है, तो आप बोल के भी देख सकते हैं। तय, थ, दे एक ही हो गया और डे क्या है? मूर्धन्य हो जाएगा यहां पर। तुलसीदास की रचना नहीं है? दोहावली, गीतावली, कवित रामायण। अच्छा, कवित होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो हनुमान नाटक। ये किसका है हनुमान नाटक? हृदय राम का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को कहा था। मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल वर्गीकरण है, 11 काल इनके, ठीक है, 12 अध्याय इनकी पुस्तक में और 11 काल, इन सब को क्लास में रटवाया था अपने विद्यार्थियों को और ट्रिक भी बताई थी कैसे याद कर सकते हैं। तो क्या है इसका उत्तर? चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था 35, 40, 45 और 50। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। सूफी कवियों और उनकी रचनाओं के युग्मों में असंगत है? कुतुबन मरगावती, मंजन चित्रावली, जायसी अखरावट, कासिम शाह, हंस जवाहिर। मंजन ने कौन सी रचना की थी? मधुमालती की थी। भक्ति की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? भक्ति की निर्गुण और ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? स्वामी अग्रदास, धर्मदास, गुरु नानक और रैदास। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। गुरु नानक आपको पता ही है निर्गुण भक्ति के हैं और रैदास भी है। स्वामी अग्रदास है जो राम भक्ति की शाखा है उसके कवि हैं। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि ध्रुवदास की रचना है? ध्रुवदास की 40 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है और उनमें से ये जो मंजरी मंजरी अनेक रचनाएं, लेकिन यहां जो दी गई उनमें से केवल एक रचना है रति मंजरी। कौन सी? रति मंजरी। निम्नलिखित में से पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार नहीं है? खोज परख होती है, विशेषीकृत होती है, वाचडोक पत्रकारिता होती है, कवि सम्मेलन नहीं होता। बहुत ही लल्लू सा प्रश्न है ये। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। प्रस्तुत दोहे में किसका सर्वाधिक गुणगान किया गया है? ये बड़ा पेचीदा सा काम हो गया यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न में क्या है, देखिए वास्तव में इस पद की रचना की गई थी गंग की कविता को उत्तम ठहराने के लिए, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूर तीन गुण धीर, सूर तीन गुण है ना उनसे भी परे हैं, ठीक है। सूर की कविता इतनी अच्छी है, तो उत्तर सूरदास होगा या गंग कवि होगा, ये बड़ी संशय की स्थिति है, क्योंकि ये जो रचना है, जो पद लिखा गया था वो गंग कवि की कविता को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए लिखा गया था, लेकिन फिर भी सूर को भी यहाँ पर मिलता है। तो सूर और गंग दो में से उत्तर मिलेगा एक, या तो सूर होगा या गंग होगा, लेकिन प्रश्न में क्या विकल्प में दोनों दे रखे हैं, लेकिन मुझे अगर लगता है तो मैं तो जाऊंगा गंग कवि के ऊपर ही, कि गंग कवि की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। फिर भी सूर भी हो सकता है, यहां पर भी बता रहा हूं मैं इस अर्थ में, क्योंकि ये जो पद लिखा गया वो गंग कवि को समर्पित है, लेकिन इस पद का भाव ये भी निकलता है कि सूरदास भी श्रेष्ठ हैं, तो दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ज्यादा चांसेस है गंग कवि होने का ही है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है। भक्ति कविता को सूफी युग और भक्ति युग की संज्ञा देने वाले साहित्य इतिहासकार है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोनों पेपर बनाने वाला सेम ही व्यक्ति है, क्योंकि ईएमआरएस के पेपर में भी ये प्रश्न आया था और यहाँ पर भी आ रहा है, और ये पहला प्रश्न है जो राहुल सांकृत्यायन के काल विभाजन से संबंधित कहीं पर पूछा गया है, और कहीं पर पूछा गया अर्थात किसी एक विशेष व्यक्ति की वहां नजर गई है, तो ये लगता है कि सेम ही व्यक्ति है प्रश्न बनाने वाला, तो राहुल सांकृत्यायन इसका उत्तर हो जाएगा। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूं, मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंडों से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूं। भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रस्तुत विचार उनकी किस पुस्तक से हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है।
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकालीन धर्म साधना। ये जो पंक्ति है वो हिंदी साहित्य की भूमिका से ली गई है, पेज संख्या 20 पर देख सकते हैं आप जाकर वहां पर। अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिनको तुम उपदेश दिया, प्रस्तुत दोहे के रचयिता है। तो ये जो पंक्ति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें उद्धृत की गई है और कबीर की ये पंक्ति है। यद्यपि कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। कबीर के बारे में प्रस्तुत विचार किस आलोचक के हैं? तो ये पंक्ति सीधी सीधी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से उठाई गई है। तो उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी बात जायसी के बारे में सही नहीं है? जायसी के बारे में ये सारी जो पंक्तियां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से उठाई गई है। जायसी जायस में रहते थे, बिल्कुल रहते थे। जायसी की आखिरी कलाम उर्दू में छपी है, उर्दू में नहीं फारसी अक्षरों में छपी हुई है। ये आचार्य शुक्ल लिखते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, सही नहीं है पूछा तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ये गद्यांश है, गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, सीधे इसको उत्तर क्या है वही देखेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, इसके उत्तर भी देख रखे हैं कौन कौन से होंगे। तो गद्यांश के सीधे उत्तर देखेंगे। पूर्णतः समझ पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है, पूर्णतः समझ पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। और ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, बहुत सारे लोगों का जल्दी के करने के चक्कर में या ध्यान नहीं देने की वजह से ये प्रश्न गलत भी हुआ है। मेरे पास जो PDF है उसका तो गलत है। कैसे? ये उत्तर लगा दे कब क्या धारण करेगी, लेकिन यह है कब क्या रूप धारण करेगी, प्रकृति कब कैसे और क्या रूप धारण करेगी, ये इसका उत्तर होगा डी। प्रकृति का कभी कल्याणकारी कभी विनाशकारी स्वभाव है। कैसा है? विचित्र स्वभाव है। गद्यांश के आधार पर निम्न में से सही कथन नहीं है। ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई, प्रकृति के कई रहस्य खुले, ज्ञान से जीवन सहज बना, विज्ञान से मानव जीवन में हाहाकार मचा। यह उत्तर गलत हो गया इसका। यह शाश्वत सत्य है कि प्रकृति विनाशकारी है, प्रकृति कल्याणकारी है, प्रकृति अनंत है और इसका स्वभाव अबूझ है। प्रकृति अनंत है और इसका स्वभाव अबूझ है। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, यही है ना इसका उत्तर? अनंत है और उसका स्वभाव अबूझ है। सबसे अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, तो वहां देखेंगे आप पैरा में, इसमें गद्यांश में तो भूकंप है सबसे विनाशकारी आपदा। रानी गायत्री प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? गोदान, प्रेमाश्रम, गबन और रंगभूमि। तो प्रेमाश्रम की है रानी गायत्री। घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात रामविलास शर्मा इसके उत्तर हो जाएंगे। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों तक भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। इस स्थिति में इसको अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति का काल कह सकते हैं। और अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति का काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसका उत्तर हो जाएगा। किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है? किसने कहा था? गौरसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक। देसिल बहना सब जग मीठा, ते तेसन जपो अवहट्टा काव्य पंक्ति के रचयिता हेमचंद्र विद्याधर, जैनाचार्य मेरुतुंग और विद्यापति इसके उत्तर हो जाएंगे। भारतेंदु का अनुदित नाटक है? चंद्रावली, भारत दूरदर्शा, विद्या सुंदर और प्रेम योगिनी। विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है। कहानियों और उनके कहानीकारों के युग्मों में असंगत है। बिसाती, जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन, विश्वंबरनाथ कौशिक, सुखमय जीवन, चंद्रदर शर्मा गुलेरी, पंडित और पंडितानी गिरिजा। अच्छा, गिरिजा दत्त वाजपेयी, सॉरी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न जो EMRS का पेपर था उसमें भी पूछा गया था। EMRS में और भी जो पीछे थे, मैंने बताया नहीं आपको, भूल गया बताना, वो प्रश्न भी पूछे गए थे। कम से कम 10 प्रश्न सीधे सीधे रिपीट हुए यहाँ पर। 4 डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोशों का अभी, मौलवी ऐसा नहीं होगा एक भी, खूब उर्दू जो ने होवे जानता,
प्रस्तुत कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोदय, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोदय। खड़ी बोली की पहली काव्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की पहली काव्य रचना मानी जाती है। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गया है। पहली महाकाव्य पूछा है, क्या पूछा, मैं एक बार इस प्रश्न को देख लेता हूं। प्रश्न 54, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। ठीक, खड़ी बोली की पहली काव्य रचना मानी जाती है। थोड़ा सा इसे लगता है जैसे किस हिसाब से दिया है ये प्रश्न, महाकाव्य रचना भी कह सकते हैं इसको, काव्य रचना तो और भी हुई है। नीचे विपुला धरणी है, दुख बार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता निराला, प्रसाद, पंत और दिनकर। इसके रचनाकार है प्रसाद। ठीक, जो हो मां तुमते मह हो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालीमा द्वय है। तुलसीदास की प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन किसको संबोधित कर रहा है? लक्ष्मण सुमित्रा को, राम केकई को, भरत केकई को, भरत कौशल्या को। तो यह इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा भरत कहता है ये कौशल्या को, और वो कहता है कि मेरी माँ का जो पाप है, मेरी माँ ने जो गलत काम किया उसका दंड या उसका पाप मुझे देना कहाँ तक उचित है। शीश पगाने जगाने जगातन पे, प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा। किसकी पंक्ति है? आलम, नरोत्तम दास और कृपाराम मीराबाई। तो नरोत्तम दास सुदामा चरित जो इनका रचना है, कौन सा? सुदामा चरित, वहां से यह पंक्ति ली गई है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है। ठीक है, काव्य प्रकाश, रामायण, साहित्यसार और काव्य विवेक, इनकी रचना, साहित्यसार इनकी रचना नहीं है। किसका कथन है कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, वे प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। भगीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और विजेंद्र स्नातक। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। राग रत्नाकर, रस केलीवल्ली, कृपानंद और वीर लीला, ये तीनों रचनाएं जो नीचे BCD में दी हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में सीधी सीधी दी हुई है, और ये राग रत्नाकर इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ये 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और आपके कितने अंक बन रहे हैं आप कमेंट करके बताना। टोटल कितने अंक बन रहे हैं दोनों में से, 100 में से कितने अंक बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो, क्योंकि मेरे पास पेपर का पहला पेज आया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। और अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी पेपर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो चैनल है प्लूटो हिंदी साहित्य, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस वगैरह या जो भी नेट JRF का जितना भी कोर्स है वो पूरा करवाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। ठीक है।